Hello and good morning students of class 11th. Today we will start our chapter number 5 Theory of Demand. Demand की थ्योरी पढ़ेंगे हम. First of all concept of demand. Demand होता क्या है, डिमांड के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, देखिए हम मार्केट में जाते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं. हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ, और वहाँ पर जाकर हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है. हम वो चीज़ लेना चाहते हैं, बट मम्मी कहती है नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस वाली चीज़ को आपको लेकर दूँ. मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ, जिस सामान को लेने आई हूँ, हम वही सामान लेकर घर चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, दो चीज़ हुई. आपको किसी चीज़ को लेने की डिज़ायर है, आप क्या चाहते हैं, उस चीज़ को लेना चाहते हैं, डिज़ायर. ओके, यू हैव द डिज़ायर, बट आपके पास डिमांड नहीं है. डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास मनी नहीं है. अगर आप किसी चीज़ को लेना भी चाह रहे हैं और आपके पास उसको ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं और आप उसको ख़रीदने को तैयार हैं, तो वो बन जाएगी आपकी डिमांड. पर अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ लेना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी डिज़ायर बनकर रह जाएगी. ठीक है, सो डिमांड क्या होगी एक कमोडिटी के लिए? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी. डिज़ायर होनी ज़रूरी है किसी चीज़ को खरीदने के लिए. बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर. किसके साथ होनी चाहिए? हमारे पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए. इट मीन्स जितने का वो सामान है उतने हमारे पास मनी अवेलेबल होना चाहिए. अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं 100 रुपये और वो चीज़ है 300 की, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, बट हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है. उतना सामान खरीदने की हमारे पास क्या नहीं है, पावर नहीं है. सो हमारे पास परचेजिंग पावर भी हो, मतलब अगर वो 300 रुपये की है तो हमारे पास पैसे भी हो पूरे, उसको ख़रीदने की हमारे पास डिज़ायर भी हो, और विलिंगनेस, उन पैसों को उसी चीज़ पर खर्च करने की हमारी इच्छा भी हो, तब जाकर क्या बनती है हमारी कमोडिटी की डिमांड. देखिए बेटा, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज़ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी, किसी चीज़ को खरीदने की डिज़ायर, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड. मैंने यहाँ पर आपको डिमांड और डिज़ायर में क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया है. नेक्स्ट है आपका डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है? देखिए, डिमांड तो होती है आप अलग अलग प्राइसेस पे. अगर देखिए किसी चीज़ की जो प्राइस है, अगर मान लीजिए 10 रुपये हैं, ठीक है, तो आप उसके मान लीजिए 4 यूनिट्स खरीदते हो. ठीक है, 4 चीज़ें खरीदो, कोई भी कमोडिटी है, कमोडिटी लगा लो, एक्स है, वाई है, कुछ भी मान लो. हम इसमें मान के चलते हैं टॉय कार है कोई, ठीक है, टॉय कार है, ठीक है, हमने एक कमोडिटी की ले ली, हमने टॉय कार. जब उसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी तो हमने वो 4 खरीदी थी. ठीक है, 40 रुपीज़ स्पेंड किए थे. अब इसकी कीमत हो गई कितनी, 8 रुपीज़. अब क्या हो गए, प्राइसेस गिर गए. अब हम कितनी खरीदेंगे, 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले हम 4 ले रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं, 5 खरीद सकते हैं. उतने ही रुपए में अब हम ज़्यादा खरीद सकते हैं. अब क्या करें, इसकी कीमत और घट गई, 7 रुपीज़ हो गई. 7 रुपीज़ होने पर हमने डिमांड और बढ़ा ली. ठीक है, अब हम कितनी कार खरीद रहे हैं, 7 कार खरीद रहे हैं. मतलब कमोडिटी हमारी वही है, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस पर हमारी डिमांड अलग हो जाती है. ठीक है, सो डिमांड इज़ द different possible quantities purchased at different possible prices. अलग possible prices पर क्या क्या डिमांड होगी, कितनी पॉसिबल क्वांटिटी परचेज की जाएगी, दैट इज़ अवर डिमांड. ओके, एक बार फिर से देख लीजिए. डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ टू बी परचेज, जो परचेज की जाएगी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. ठीक है, अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी एक ही रहेगी, अ कमोडिटी, ऐसा नहीं है यहाँ पे कार की ले ली, यहाँ पे हमने डॉल की ले ली, यहाँ पर किसी और चीज़ की ले ली, नहीं, एक ही कमोडिटी रहेगी. ठीक है,
एक ही कॉमोडिटी के अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे पॉसिबल क्वांटिटी हम जो परचेज करेंगे दैट विल बी आवर डिमांड। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या रहेगी बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड हमारी रहेगी अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। जब हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को लेके चलते हैं, इट मीन्स जैसे हमने एक स्पेसिफिक इसको लेकर चली, 8 रुपीज़ में हमने 5 यूनिट्स परचेज की, सो इट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जब हमारी टॉय कार की जो प्राइस है 8 रुपीज़ थी, तो उस वक्त हमने 5 की डिमांड की, 5 यूनिट्स की डिमांड की, तो इट इज़ आवर क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में? क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है हमारा? इट इज़ अ टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड जो हमारी टेबल होती है दैट इज़ अवर डिमांड शेड्यूल। ओके, हम इसमें एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा उस टेबल की हेल्प से हमने किस तरीके से डायग्राम्स बनाए हैं। अब देखिए टेबल में क्या क्या होगा हमारे, उसमें गुड्स दिए होंगे, उसमें हमारी क्वांटिटी डिमांडेड दी होगी। ठीक है, तो टेबल रिलेटिंग टू प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, गुड्स उसके प्राइस के साथ विद क्वांटिटी डिमांडेड कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जो टेबल शो करेगी प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी विद द क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज़ नोन एज द डिमांड शेड्यूल। ये दो तरह से होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कौन सा होता है बेटा? जिसके अंदर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड दिखाएं। ठीक है, एक इंडिविजुअल अलग अलग प्राइसेस पर क्या क्या क्वांटिटी परचेज करने को रेडी है, क्या क्या क्वांटिटीज़ पॉसिबल प्राइसेस पर परचेज कर सकता है, वो क्या होगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जो शेड्यूल ये दिखाए हमें कि एक इंडिविजुअल क्या डिमांड करता है एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कॉमोडिटी। ओके, और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब सेवरल कंज्यूमर एक ही कॉमोडिटी के होते हैं और जब उन सबका हम समअप कर देते हैं, समअप मीन्स जैसे एक कंज्यूमर ए है, एक कंज्यूमर बी है। ठीक है, प्राइस हमने एक कॉमोडिटी हमने एक ही ली है, अब उसका अलग अलग प्राइसेस दिया हुआ है। एक कंज्यूमर ए जो है वो अलग डिमांड करेगा, कंज्यूमर बी है वो अलग डिमांड करेगा। क्यों? इनकी परचेजिंग पावर अलग है, इनकी डिज़ायर्स अलग हैं। तो जब हम इनका सम टोटल कर देंगे, मतलब प्राइस 1 पर मार्केट मतलब क्या है? टोटल जितने भी डिमांड कर रहे हैं लोग, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, हमने इसमें मार्केट में हमने ये मान के चले हैं कि सिर्फ 2 ही कंज्यूमर हैं। तो 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। तो ये क्या हो जाएगी हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल में जितने अलग अलग पॉसिबल, एक कॉमोडिटी के अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल हैं, वो सब मिलकर एक साथ क्या डिमांड करते हैं, दैट इज़ नोन एज द मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन को दिखाए। ओके, सिंपल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखिए, इसमें 1 2 3 4 4 प्राइसेस दिए हुए हैं। जब प्राइस 1 था तो 4 यूनिट्स की डिमांड कर रही थी, प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए, 2 रुपीज़ हो गए, तो हमने डिमांड घटा दी। क्यों? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम 4 यूनिट्स खरीद सकें, अब हम 3 यूनिट खरीदेंगे। जब प्राइसेस और बढ़ गए, 3 रुपये हो गए, फिर हम और डिमांड हमारी घट जाएगी, हम सिर्फ 2 ही यूनिट परचेज़ करेंगे। आगे 4 रुपये हो गई तो हमने सिर्फ 1 यूनिट परचेज़ की। ठीक है, कहाँ हम 4 यूनिट्स परचेज़ कर रहे थे, कहाँ हम 1 यूनिट परचेज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप दिखाता है दैट इज़ नॉन एज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पूरा आपको क्लियर भी हो गया है। आप देखिए बेटा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, पहले तो यही हम देखेंगे। डिमांड कर्व होता है जब ये एक ऐसा कर्व है जो अलग अलग क्वांटिटीज़, एक कॉमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज़ एट डिफरेंट प्राइसेस, at different possible prices that a consumer can buy or that a consumer is ready to buy,
ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. So individual demand curve is a curve showing different quantities of a commodity. एक commodity की अलग अलग quantities दिखाता है that one particular buyer is ready to buy. एक individual buyer खरीदने को तैयार है at different possible prices of the commodity. अलग अलग possible prices पे commodity के at a given point of time. हम इसको simple words में कहें, when demand schedule is shown on a graph with the help of a curve, it is known as the individual demand curve. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जब शो किया जाता है ऑन अ कर्व, इट विल बी इंडिविजुअल डिमांड कर्व. बट ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी, प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा, इसका प्रॉपर मीनिंग यही रहेगा. ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्यों, आपको इजीली समझ में आ जाए. अब देखिए जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, 1 2 3 4 प्राइसेस हैं, 4 3 2 1 इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है. ये प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड वैसे घट रही है. सिमिलरली यहाँ पर हमने प्राइस लिए, यहाँ पर हमने गुड्स लिए, कितने यूनिट्स हम खरीद रही हैं. 1 रुपया जब प्राइस था तो हमने 4 यूनिट्स खरीदी. जब प्राइस बढ़े तो हमने 3 यूनिट्स खरीदी. 3 रुपये हो गए तो 2 यूनिट्स खरीदी. 4 रुपये हुए तो 1 यूनिट पर आ गए हम. ठीक है, 1 ही यूनिट खरीदी है हम. तो इट मीन्स देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. सिमिलरली मार्केट डिमांड कर्व वही, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जब हम हॉरिजॉन्टली प्लस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगी. देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हमने पहले यहाँ पर क्या किया, कर्व बनाया. ठीक है, ये ए की डिमांड कर्व है, वो बी की डिमांड कर्व है. अब देखिए बेटा, ए का डिमांड कर्व यहाँ दिया है, बी का डिमांड कर्व यहाँ दिया है. इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे 4 + 4 सॉरी यहाँ पर प्राइस है तो 1 कमोडिटी ये परचेज़ कर रहा है, 2 कमोडिटीज़ ये परचेज़ कर रहा है, तो 1 + 2 3, तो यहाँ पर 3 पर आ गया. 2 यहाँ पर परचेज़ कर रहा है, 3 यहाँ पर परचेज़ कर रहा है. एट द प्राइस ऑफ 2, 2 रुपये पे देखिए 2 रुपये जब कीमत थी तो ये यहाँ पर 3 चीज़ें परचेज़ कर रहा है. वहीं 2 रुपये जब यहाँ पे कीमत थी तो ये 4 चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं. 3 ये और 4 ये, 3 और 4 कितना हो गया, 7. तो 2 रुपये कीमत पर देखिए जब हमारी 2 रुपये कीमत थी तो हमने 7 चीज़ें परचेज़ की, 3 + 4. ठीक है, समझ में आया बेटा. ये जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम टोटल कर देते हैं, एक सिंपल डिमांड कर्व में डालते हैं, वो मार्केट डिमांड कर्व होता है हमारा. ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, हमारा डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, इट इज़ नेगेटिव स्लोपिंग. इट इज़ एस्टिमेटेड एज माइनस चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्यू. ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे जैसे प्राइसेस किसी चीज़ के बढ़ते हैं, नॉर्मली भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, हम उसको कम परचेज़ करते हैं. सिमिलरली अगर किसी चीज़ का प्राइस घट जाता है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करते हैं. ठीक है ना. यस, डिमांड फंक्शंस. बेटा देखिए डिमांड फंक्शंस, डिमांड फंक्शन क्या है, इट शोज़ द रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन डिमांड, एक हम अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे क्या क्या पॉसिबल क्वांटिटीज़, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ क्या क्या परचेज़ करते हैं वो, और उसके डिटर्मिनेंट्स, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है. डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें डिटर्मिनेंट्स फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस. डिमांड फंक्शन 2 तरह से होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शंस. ठीक है, पहले हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन करते हैं. डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे अभी हम इसके. ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरी चीज़ें अगर सेम रहें, दूसरी चीज़ें सेम रहें तो जैसे जैसे गुड का प्राइस चेंज होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ता है तो हम नॉर्मली भी कहते हैं कि हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, और जैसे ही किसी गुड्स या कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज होती है हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं. सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड. ओके, नेक्स्ट वन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स.
रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? जो उससे संबंधित होते हैं। ये दो तरह से होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिसको हम एक गुड्स के बजाय दूसरा गुड यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें ठंड का टाइम है, हमें चाय पीने का मन कर रहा है, ठीक है। अब चाय पीने के लिए हमारे घर में चाय पत्ती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यार चाय नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, तो हम क्या पी सकते हैं? उसकी जगह कॉफ़ी पी सकते हैं। हमारे पास कॉफ़ी अवेलेबल है, तो दोनों चीज़ क्या काम तो सेम ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर लेंगे चाय की जगह कॉफ़ी को। सो टी एंड कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स, जो एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट किए जा सके, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सके, ठीक है। जैसे हमें कुछ लिखना है, हमारे पास एक तरफ बॉल पेन है, एक तरफ पायलट पेन है, तो हम बॉल पेन से भी लिख सकते हैं, पायलट पेन से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है हम बॉल पेन से लिखेंगे तो कुछ और लिखा जाएगा और पायलट से लिखेंगे तो कुछ और लिखा जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो हमारे पास जो बॉल पेन और पायलट पेन है वो क्या है? सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंप्लीट होते हैं। मतलब एक गुड अगर हम खरीदते हैं तो हमें उसके साथ दूसरा गुड भी खरीदना पड़ेगा। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर हम कार खरीदते हैं तो हमें पेट्रोल परचेज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना पेट्रोल के कार चल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, पेन और इंक, पेन एंड इंक। अगर हमने पेन खरीदा है तो हमें इंक भी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमने पेन लिया है तो हमें उसका रिफ़िल भी लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है खाली पेन से काम चल जाएगा। तो ये दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक गुड का दूसरे को गुड के लिए मतलब हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, दोनों का एक साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में जब चेंज होता है तो क्या होता है? एक गुड का प्राइस अगर मान लीजिए इंक्रीज़ हो गया, टी का प्राइस बढ़ गया, तो हम ज़्यादा क्या परचेज़ कर लेंगे? कॉफ़ी परचेज़ कर लेंगे। वही कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो हम टी परचेज़ करने लग जाएंगे। सिमिलरली इसके ऑपोजिट, टी का प्राइस अगर घट गया है, कम हो गया है, तो हम कॉफ़ी की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। वहीं अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर टी का प्राइस कम हो गया है तो हम टी की डिमांड बढ़ा देंगे। वहीं कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया तो हम कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। टी से हम सब्स्टिट्यूट करके कॉफ़ी के पास चले जाएंगे। ऑलराइट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर, ठीक है। अगर किसी चीज़ की प्राइस में, किसी सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो वो हम दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में हम डिमांड में इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ वन, एक प्राइस की, एक सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में अगर डिक्रीज़ होता है तो वो दूसरे गुड की डिमांड में डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इस गुड की जिस गुड का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है उसी की डिमांड बढ़ जाएगी, दूसरे गुड की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री में इसका उल्टा है, अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली एक चीज़ का प्राइस घटता है तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में इसमें डिफ्रेंशिएशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। सिमिलरली जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होगी उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ होती रहेगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? टेस्ट, अगर किसी चीज़ के लिए टेस्ट हमारा बढ़ रहा है, मतलब हम चाहते हैं वो चीज़ ख़रीदना, मार्केट में उसका ट्रेंड आया है तो हम उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देंगे। वहीं अगर उसका ट्रेंड चला गया है, हमारी उसकी जो हमारे लिए जो उसकी प्रेफरेंस है वो कम हो गई है तो हम उसकी डिमांड घटा देंगे। एक्सपेक्टेशन, अगर हमें लगता है फ्यूचर में इस गुड का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम उस गुड की डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। सिमिलरली घटा देंगे। अगर उस गुड का प्राइस फ्यूचर के अंदर डिक्रीज़ होने वाला है तो हम उस गुड की डिमांड घटा देंगे, ठीक है। देखिए
सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी गुड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो हम उसका क्या कर देंगे, स्टॉक करके रखेंगे, क्यों, हमें फ्यूचर में परचेज ना करना पड़े, ठीक है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर फ्यूचर में उसका प्राइसेस घटने वाले हैं किसी गुड के, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड घटा देंगे, क्यों, हम फ्यूचर में परचेज करेंगे, अभी हम ज़्यादा पैसे क्यों दें उसी सेम गुड के लिए, ठीक है ना। सो दीज आर द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन बेटा ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज आपको ये सारा का सारा कंप्लीट करके आना है। नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, इसके बारे में भी मैं आपको कल ही बताऊंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू। और आपका आज का जो वर्क है ना, अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है सब कुछ, आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। थैंक यू बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।